हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अल्फा सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। आज हम लोग बात करेंगे हमने आईआईटी जैम 2023 एग्जाम की, जिसमें कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आए थे। आप सोच रहे होंगे सर 3 क्वेश्चन ये तो बहुत कम है। मैं कंज्यूमर थ्योरी की बात कर रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक कंज्यूमर थ्योरी एक पार्ट है, उसमें से आपके 3 क्वेश्चंस आए हैं। अब आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी है कि टॉपिक वाइज, जैसे माइक्रो में कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट भी 4 फर्दर पार्ट में डिवाइड होगा, फिर जनरल इक्विलिब्रियम, फिर गेम थ्योरी, फिर एक्सटर्नलिटीज, फिर पब्लिक गुड। आप इन टॉपिक्स को अलग अलग तैयार करो और उन टॉपिक्स के अलग अलग तैयार करने के बाद में उनसे रिलेटेड पास्ट ईयर पेपर्स को स्टडी करो। इससे फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी पढ़ाई जो आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है आपके साथ भी, हमारे साथ भी, बहुत सारे लोगों के साथ भी, कि सही डायरेक्शन ना होने की वजह से हम पढ़ते तो खूब है, लेकिन हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा डायरेक्शन सही नहीं होता और एंड ऑफ द डे हमें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया। वो चीज अच्छी कब लगती है, मतलब उस चीज की हमें टेंशन कब नहीं लेनी चाहिए, जब हमें पता ही बाद में चला है, तो फिर तो गलती किसी की है ही नहीं। जिस दिन पेपर में बैठे हैं उस दिन पता लगा, अरे क्या पढ़ के आया तो और आ क्या गया, है ना। लेकिन आप अगर पहले ही इस बात को रियलाइज कर लो, पहले ही समझ लो कि हमने क्या पढ़ा है और अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले अपने छोटे 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 टॉपिक्स को सेट करना पड़ेगा कि हाँ, माइक्रो इतने पार्ट में डिवाइडेड, जैसे मैं माइक्रो को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, आप 8 पार्ट में कर लो, 10 पार्ट में डिवाइड कर लो, जैसे आपका दिल करता है। ठीक है, ऐसे आप डिवाइड कर लो और उनसे रिलेटेड आप फिर अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करो। कंज्यूमर थ्योरी, मैंने कंप्लीट कंज्यूमर थ्योरी आपके प्यारे यूट्यूब चैनल फेमिकॉन क्लासेस पर पढ़ा दी है। अगर आपने नहीं देखे लेक्चर्स, आई डोंट नो व्हाई, अगर नहीं देखे तो क्यों नहीं देखे। अगर हाँ, अगर आप न्यू हो, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो या किसी ने रिकमेंड करा, यूट्यूब ने रिकमेंड करा आपको, तो आप अल्फा सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अल्फा सीरीज माइक्रो इकोनॉमिक्स पे क्लिक कर सकते हो। वहां पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप वहां से नहीं जानना चाहते, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में कंज्यूमर थ्योरी की सारी वीडियोस, कंज्यूमर थ्योरी की टॉपिक वाइज, बिल्कुल लाइन वाइज सीक्वेंस में, वो मैं अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, पोस्ट में करवा देता हूँ वहां पे, तो आप प्लीज वहां से चीजों को देख सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग को आज की क्लास का डिस्कशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे 3 क्वेश्चन हैं जो 2023 में आईआईटी जैम के एग्जाम में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 52 एंड 56। मैं हाईली कंज्यूमर थ्योरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमें से काफी सारे लोग हैं जिन्हें शायद ये भी दिक्कत होती है कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से फील्ड से है। यानी अगर ऐसा है आपके साथ, तो आपकी पढ़ाई का डायरेक्शन सही नहीं है। अगर आप अपने क्वेश्चन को ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, तो अगर आप अपने क्वेश्चन को ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, तो पढ़ाई का डायरेक्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम रिप्लाई करेंगे, जो भी आपके लिए बेटर हो सकता है वो करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31 दिखा रहा हूँ। अब जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। चलिए, तो ये देखिएगा आपके सामने ये 2023 का पेपर है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 2023 का पेपर आपके सामने है, आईआईटी जैम का। सीधा क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं हम लोग। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 31, ये पेपर वैसे तो गूगल पे मिल जाएगा, अदरवाइज मैं इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जरूर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ रह गया, कहाँ रह गया, ढूंढो ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 31, यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 31। देखो, एक तो आपके इसके इंस्ट्रक्शंस को जरूर ध्यान से पढ़ना।
ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये मोर देन मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, मतलब ये एक से ज्यादा इसके आंसर्स होंगे। एक होता है एमसीक्यू, ठीक है, ठीक है, तो इसके जो आंसर्स हैं वो एक से ज्यादा होंगे क्वेश्चन नंबर 31 के, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद बोला है ऐसा। चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा भी। कहते हैं सपोज सपोज दैट द यूटिलिटी फंक्शन यू आर एन टू आर प्लस यानी पॉजिटिव यानी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, रिप्रेजेंट अ कंप्लीट ट्रांजिटिव एंड कॉन्टिन्यूअस प्रेफरेंस रिलेशन ओवर ऑल बंडल्स ऑफ एन गुड्स, right? Then select the choices below in which the function also represent the same preference relation. उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने जनरलाइज फॉर्म बता दी कि एक यूटिलिटी फंक्शन है जो कंप्लीट ट्रांजिटिव और कॉन्टिन्यूअस है। लेट सपोज कॉब डगलस, ठीक है। अब कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने कॉब डगलस या स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस ले लिया जो कंप्लीट भी है, ट्रांजिटिव भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है, सारे गुड्स में। बताओ इन चारों में से कौन सा एग्जांपल इस पे सेटिस्फाई होता है। तो करना कुछ नहीं है, पहले हम कुछ कंसिडर कर लेंगे इसके लिए और फिर चारों ऑप्शन को एक एक करके हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। चलिए मैं जरा दिखा देता हूँ आप लोगों को अब। नो, तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं बोर्ड को रफ भी कर देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, जरा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एक उनके हिसाब से एक यूटिलिटी फंक्शन है दैट इज आर एन प्लस टू आर प्लस। देखो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो, ठीक है, जो उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये जो एन दे रखा है, दिस एन डू नॉट फॉर कमोडिटीज। देखो ये जो एन दे रखा है ना, ये कमोडिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दैट इज एक्स, जैसे मान लो एक्स बंडल है तो x1 x2 x3 x4 टिल xn, ठीक है। तो वो जो n है वो कमोडिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस साइन जो है पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रियल वैल्यूड, बट वो पॉजिटिव रियल वैल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा सा सर इकोनॉमिक्स समझना, जैसे हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो हम लोग वहां पे दो गुड्स मानते हैं ना, दो कमोडिटीज मानते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एन बोली है, मान लो ये एन टू है, क्योंकि एन की तो लिमिट तो कोई है नहीं, तो मैं एन को दो बोल देता हूँ। तो वो अगर दो कमोडिटीज है, एक x1 और एक x2 है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारी चीजें क्या होती हैं? पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आती है मेरी आपको? क्योंकि जैसे ही बता रहे हैं उसको समझना। अब उन्होंने बोला ये जो यूटिलिटी फंक्शन है, ये एक तो कंप्लीट है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, कंप्लीट है, ट्रांजिटिव है एंड कॉन्टिन्यूअस है। देखो ये ना, इन्होंने आपको एक प्रकार का यूटिलिटी फंक्शन का हिंट दिया है। आप बहुत सारे, ठीक है, तो मान लो कोई एक ऐसा प्रेफरेंस मान लो जहां पे तीनों एग्जाम सेटिस्फाई कर रहे हो, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे उन्होंने एन कॉम्पिटिटिव बोला है, यूटिलिटी फंक्शन जनरली x1 x2 x3 टिल xn, इसके अंदर ये x बंडल है। तो मैं काम करता हूँ, एक बंडल मान लेता हूँ x, जिसमें क्या होंगी x1 x2 x3 टिल xn तक की वैल्यूज में मान लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली एक बंडल में और मान लेता हूँ, क्यों मान रहा हूँ अभी बताऊंगा। मान लो लेट सपोज y1 y2 y3 और yn, क्योंकि उन्होंने मुझे ये प्रॉपर्टीज दी है, ये प्रेफरेंस के बारे में समझाया, कंप्लीट ट्रांजिटिव, समझो, कंप्लीट वर्ड बताया, ट्रांजिटिव बताया, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस प्रेफरेंस बताया। तो अगर मेरे पास कोई एक प्रकार का यूटिलिटी फंक्शन है और मेरे पास दो बंडल्स हैं, एक बंडल x है और एक बंडल y है, तो ये बात 100% होगी कि अगर मैं अपनी यूटिलिटी के अंदर x को रखूंगा और अपनी यूटिलिटी के अंदर y बंडल को रखूंगा, दैट इज व्हाट, ये ये मेरा यूटिलिटी फंक्शन x1 x2 x3 गोज ऑन टू xn, ऐसी यूटिलिटी फंक्शन y1 y2 y3 एंड गोज ऑन टू yn। अगर ये ऐसे प्रकार रखूंगा तो ये हमेशा, जस्ट एग्जांपल, यूटिलिटी ऑफ x इज मोर देन यूटिलिटी ऑफ y रखेगा। लेकिन ये पहली इंफॉर्मेशन है, ये इंप्लाई करेगा कि अगर यूटिलिटी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली मोर देन यूटिलिटी ऑफ y है,
यानी मैं अपनी यूटिलिटी के अंदर x को प्लॉट करता हूँ और अपनी यूटिलिटी के अंदर मैं y को प्लॉट करता हूँ, तो x से मिलने वाली जो मेरी यूटिलिटी है वो y से मिलने वाली यूटिलिटी से ज्यादा होगी। अगर ये बात अप्लाई होती है तो ध्यान रखना जो x बंडल है वो स्ट्रिक्टली प्रेफर देना होगा बंडल y से। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब चीजें कहाँ से आ गई? देखो जब उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है ना और साथ साथ ये वाली बात बोली है, तो ये हमारे रूल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे रूल्स होते हैं, ये हमारी वीक प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंज्यूमर थ्योरी में वीक प्रेफरेंसेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इवन ये तो आपने थोड़ा सा मैथमेटिक्स में भी सीखा होगा, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके अंदर के बंडल भी इंक्रीजिंग होने चाहिए। ये बात आपने पहले भी सीखी हुई है। हाँ, जहां पे कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये तो nth कमोडिटीज है, ये क्या है? nth कमोडिटीज है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, अपने एक ना प्रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है एन कमोडिटीज। देखो मैं थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ, अपने लिए आसान कर रहा हूँ कि जैसे मैं अच्छे से समझा पाऊं, इसका मतलब मैं आप लोगों के लिए आसान कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला ये एन कमोडिटीज है। अब एन कमोडिटीज में कोई लिमिट तो है नहीं, लिमिटेशन तो नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। मैं काम करता हूँ, इस एन को दो बोल देता हूँ, टू कमोडिटीज बोल देता हूँ। इतना तो ना हम लोग कर सकते हैं। और ये जो दो कमोडिटीज है ये कौन कौन सी हो जाएंगी? एक हो जाएगी एक्स, और जनरली एग्जाम्पल दो कमोडिटीज, एक हो जाएगी x1 और एक हो जाएगी x2। अब वो x बंडल है तो x1 x2 है, y बंडल है तो वो y1 y2 है, तो दो बंडल ले लिए। ठीक है, और उनके अंदर की दो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे ले लिए, एक कमोडिटी वन और एक कमोडिटी टू। इतनी बात समझ में आएगी? लेट सपोज मैं अपनी यूटिलिटी मान लेता हूँ x1 x2 की, स्टिकली कॉन्वेक्स मान ले। चलो स्टिकली कॉन्वेक्स हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये आ गया x इंटू वाई, ये मैंने एक स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस एज्यूम कर लिया। ठीक है, स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस मैंने ये एज्यूम कर लिया। बंडल मान ले कोई, चलो बंडल मान लेते हैं, एक्स बंडल मान लेते हैं, दैट इज 4,5, दैट इज x1 x2। एक वाई बंडल मान लेते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं एक बार बता देता हूँ, ये x वाई नहीं है, ये x1 और ये x2 ये होगा। ठीक है, दैट इज x1 मल्टीप्लाई बाय x2। प्लीज इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। और ये यूटिलिटी ब्रैकेट x1 x2 इज इक्वल्स टू x1 x2, ये हमारा स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है। जस्ट एज्यूम, ये मैंने अजम्पशन ली है, पहले समझ लो चीजों को। और ये है 2,3, ये भी मेरी अजम्पशन है, लेट सपोज अजम्पशन। अब अगर मैं अपनी यूटिलिटी के अंदर x रखता हूँ, दैट इज यूटिलिटी के अंदर 4,5 रखता हूँ, दैट इज ये 4 है ये 5 है, तो ये 20 हो गया। सिमिलरली अगर मैं अपनी यूटिलिटी के अंदर y रखता हूँ, ठीक है, यानी यूटिलिटी के अंदर 2,3 रखता हूँ, तो 2 3 6 हो गया। ये दोनों से मुझे क्या इंप्लाई हो रहा है? दिस इंप्लाइज दैट कि यूटिलिटी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली मोर देन यूटिलिटी ऑफ y। अगर x जो है रखने से ज्यादा आ रहा है आंसर, और y बंडल रखने से कम आ रहा है, तो ये इंप्लाई करेगा कि जो मेरा x बंडल था वो स्ट्रिक्टली प्रेफर देन y था। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये वाली। क्या बोला मैंने यहाँ पे? थोड़ा सा आप इसको ऐसा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा, या बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला कि अगर मेरा यूटिलिटी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली मोर देन यूटिलिटी ऑफ वाई, इन केस अगर ऐसा है, तो जो मेरा एक्स बंडल है वो वाई बंडल से स्ट्रिक्टली प्रेफरेबल होगा, प्रेफर्ड देन वाई होगा। तो जो मैं ये मेरी बात, ये सारी चीजें मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। आप सोच रहे हो सर इतना कुछ क्वेश्चन में था? हाँ, इतना कुछ था, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्होंने मुझे चारों ऑप्शन दिए हैं और उनका मानना ये है कि आप चारों ऑप्शंस को देखो और ये बताओ उन चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन हैं वो जो ये सेम स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम प्रेफरेंस नेचर दे रहे हैं चार ऑप्शन। ठीक है, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया था, आप एक बार वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा बैक जाएं और चारों ऑप्शंस को एक बार जरूर देखें। जो चारों ऑप्शंस आपको उन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं, एक बार जरूर उन चारों ऑप्शन को देखो, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
मैं इसको रफ कर रहा हूँ, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा बोर्ड खाली चाहिए अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए। आप पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ सामने से आपके। ओके, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत है। ये इन्फॉर्मेशन रखता हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत है मुझे। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। उसमें मुझे सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ये दे रखा है एफ एक्स वन एक्स टू टिल एक्स एन। जैसा क्वेश्चन दे रखा है मैं वैसे ही लिखूंगा, ठीक है। ये दे रखा है दैट इज यूटिलिटी ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड टिल एक्स एन, और ये भी हटा देते हैं अब, एंड प्लस यूटिलिटी ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड टिल एक्स एन टू दी होल पावर 3। ठीक है गाइस, ये मुझे गिवन है। अब मुझे जो बातें मैंने यहाँ पे कंसिडर करी हैं, ये बातें मैंने क्वेश्चन के हिसाब से कंसिडर करी हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ कंसिडरेशन करा है, क्या वो रूल इधर अप्लाई होता है या फिर आप जान रखना ये वाला रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये वाली बात यहाँ पे अप्लाई होती है, बस मुझे इस बात को प्रूफ करना है। ठीक है, अगर ये हो जाता है अप्लाई तो सही है, नहीं तो गलत ऑप्शन है। पहली बात तो मैं वही अपनी आसान चीज कर लेता हूँ, यहाँ पे एन को 2 बोल देता हूँ, तो ये हो गया एफ एक्स वन एक्स टू, यूटिलिटी ऑफ एक्स वन एक्स टू प्लस का यूटिलिटी ऑफ एक्स वन एक्स टू का होल क्यूब। और जैसा कि मुझे पता है, जैसे कि ये हो गया, तो एक मेरे पास बंडल एक्स वन एक्स टू है, जिसे मैंने एक्स बंडल बोला है, दैट इज 4,5। एक मेरे पास बंडल, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और मेरे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है एक्स वन एक्स टू, ये वाली, मतलब मैं सारी बातों को यहाँ अप्लाई करूंगा, राइट। चलो, ये मैंने अगर यहाँ रख के देख लिया, तो ये एक्स वन एक्स टू यानी 4 × 5 ये 20 आया, ये 4 × 5 यानी 20 का होल क्यूब, दैट इज 8,000 + 20 8,020। ये मेरा F4,5 है। अब मैं यहाँ पे एफ वाई वन वाई टू रख के देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। क्या है, मेरे पास एक वाई बंडल है वाई वन वाई टू, दैट इज 2,3, और मेरे पास एक यूटिलिटी फंक्शन वाई वन वाई टू के फॉर्म में भी है, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था। मतलब मैंने पहले बंडल में एक्स वन एक्स टू रखा था, फिर मैंने वाई वन वाई टू भी रखा था। ठीक है, ये जनरली ये एक ही बात है। अगर आप बंडल की एक्स वन एक्स टू की जगह वाई वन वाई टू कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपने रख के देखा, तो देखो क्या होगा। पहली बात तो ये वाई वन वाई टू, 2 3 × 6, ये 6 + 6 का होल क्यूब, ये कितना आ गया, 6 + 6 का होल क्यूब कितना होता है, 6 6 36 एंड 6 6 36 216। ठीक है, 216 आ गया, 216, और सॉल्व कर लो, 2 2 राइट। तो मुझे बताओ, ये हो गया F2,3। तो मुझे बताओ आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज F4,5 स्ट्रिक्टली प्रेफर है F2,3 से, आया ना। तो ये क्या, ये अगर यूटिलिटी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली मोर देन यूटिलिटी ऑफ y था, तो क्या x स्ट्रिक्टली प्रेफर देन y नहीं होना चाहिए था, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था। अब आप अगर देखोगे, अगर ये पूरा कंप्लीट फंक्शन था, तो अगर ये ये 4,5 स्ट्रिक्टली मोर देन 2,3 है, तो ये जो 4,5 बंडल है, क्या स्ट्रिक्टली प्रेफर देन 2,3 बंडल नहीं होगा। यानी ये इंप्लाई कर रहा है कि अगर यूटिलिटी ऑफ मतलब मेरा फंक्शन x की वैल्यू रख के y की वैल्यू रखने से बेटर हो रहा है, तो जो मेरा x वाला बंडल है वो मेरे y वाले बंडल से प्रेफरेबल है। यानी जो ए ऑप्शन है वो मुझे सेम रिजल्ट दे रहा है जो मैंने अपने सपोजिशंस रखी थी, मुझे सेम रिजल्ट दे रहा है। देखो समझना, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो यस दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू। तो ये जो मेरा पहला वाला ऑप्शन है ट्रू है। समझ में आई मेरी बात आपको क्या समझाया मैंने यहाँ पे, कि ये जो मैंने सपोजिशंस रखी थी, ये जो अजम्पशन रखी थी, वो मेरे पार्ट एक को सेटिस्फाई कर रही है ना। देखो बंडल ज्यादा ही आ रहा है। समझ में आई मेरी बात आपको। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना। ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 रखा था। अब ऑप्शन नंबर 2 रख कर देखता हूं मैं यहाँ पर, जरा ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा। एक बार वही आप एक काम करो, ऑप्शन को मतलब वीडियो को पॉज करके बैक जाओ, ऑप्शन जरा देख लो। ठीक है, मैं भी एक बार देख लेता हूँ।
ऑप्शन बी है। ये मैंने नोट करके रख लिया यहाँ पर। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके बैक जाके जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था वहां पे देख सकते हैं, ये बी ऑप्शन है। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो हम कर क्या रहे हैं अभी तक, हमने अगर हम एक बार डिस्कस करें तो हम कर क्या रहे हैं। हम जनरली ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारी यूटिलिटी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली प्रेफर देन यूटिलिटी ऑफ वाई होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि जो हमारा एक्स बंडल होगा वो स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई बंडल होगा, राइट। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर होती, क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ए पार्ट किया था वहां पे ये जो थी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन थी, मतलब ये और ये प्रेफरेंस एक ही बात थी, ठीक है। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। लेकिन जब मैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ आया तो मैंने देखा कि यार ये तो चलो सही है, अगर मैं दो बंडल रख देता हूँ तो ये तो सही है कि यूटिलिटी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली मोर देन यूटिलिटी ऑफ वाई, ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या ये इस बात को भी रिप्रेजेंट कर पाएगा कि आपको जो समेशन एक्स आई है वो समेशन वाई आई से स्ट्रिक्टली ज्यादा होगा। मतलब जितने भी एक्स आईज है या जितने भी हमारे बंडल्स का सम है, अगर एक्स बंडल है और जितने हमारा वाई बंडल है उन सबका जो सम होगा उसमें एक्स इज मोर देन वाई होगा, समेशन एक्स इज मोर देन समेशन वाई। क्या ये देखो ये चीज ये प्रेफर कर रही है, लेकिन क्या ये चीज ये प्रेफर कर रही है? नॉट ऑलवेज, इट डिपेंड्स ऑन दी बंडल। और क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस माना है तो यहाँ पे एडिशंस का तो कोई कंसेप्ट आना ही नहीं चाहिए। आप सोच रहे हो सर कोई एक एग्जांपल लेके बता सकते हो आप? हाँ आप ये मान लो, आप जनरल यहाँ पे बंडल रख कर देख लो, कोई बंडल जैसे 4,5 2,3 1,3 कोई भी बंडल अजम्पशन करके देख लो। ध्यान रखना जिस प्रेफरेंस में ये और ये बात सेटिस्फाई करेगी वहां पे ये और ये सेटिस्फाई कभी भी नहीं कर सकते, राइट। तो इफ इट मींस व्हाट कि ये हमारा ये इंप्लाई नहीं करेगा, so that the preference does not represent our our क्वेश्चन इंफॉर्मेशन। जो बी वाला है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। समझ में आगे मेरी बात? बहुत इजी सी स्टेटमेंट है। कभी भी अगर आपको कुछ इस प्रकार दिख जाए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप कैसे किसी भी प्रेफरेंस को ज्यादा बोल सकते हो। अब ऐसा मान लो ना जैसे आपका ये इंडिफरेंस कर्व है आईसी, दूसरा वाला आईसी अगर सेम स्टिकली कॉन्वेक्स होगा तभी तो उसके पैरेलली आप उसको ड्रॉ करोगे। ये मतलब जनरलाइज फॉर्मेशन से मान लो तीसरा वाला अगर ऐसा है तो स्ट्रेट लाइन है तो फिर वो कैसे ड्रॉ हो जाएगा। वही बात यहाँ पर भी है। ये देखो अगर मान लो स्टिकली प्रेफरेंस है तो ये आपका x1 प्लस x2 है, ये आपका एडिशन है, ये आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की तरह बन रहा है, राइट, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सी ऑप्शन को एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या था। ठीक है, मैं एक बार सी ऑप्शन को भी देख लेता हूँ। सी ऑप्शन था मेरे पास में एच एक्स वन की पावर 1/n। डन है, डन है। तो ये मेरे पास दे रखा है दैट इज एच ऑफ x1 x2 टिल xn इज इक्वल्स टू यूटिलिटी x1 x2 x3 टिल xn की होल पावर 1/n। नाउ आप यहाँ पे वही स्टेटमेंट रख सकते हो कि अगर यूटिलिटी ऑफ x1 x2 लेट सपोज अगर आप यहाँ पे रखते हो दैट इज x इज स्ट्रिक्टली मोर देन यूटिलिटी ऑफ y, तो ये इंप्लाई करेगा कि x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन y। आप रख कर देख सकते हो चीजों को। मैंने यहाँ पे अपने बंडल्स रखे, मैंने यहाँ पर अपने बंडल्स रख कर देखे। तो अगर मैंने यहाँ पे अपने बंडल रख के देखा दैट इज मेरे पास x बंडल था 4,5। देखो ये बात मैं यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि ये प्रेफरेंस ही बदल गया। ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, यहाँ पे मैं रखकर जरूर देख सकता हूँ, ठीक है। और यूटिलिटी है मेरे पास में x1 x2, ठीक है। तो ये मैंने रख के देखा h ऑफ x1 x2 या फिर h ऑफ 4,5 दैट इज यूटिलिटी ऑफ 4,5 दैट इज 20 टू द पावर n। n था 2, n यहाँ पे क्या है 2, n क्या है यहाँ पे 2, तो ये हो गया 20 1/2, है ना। जनरली अगर आप यहाँ पे y1 y2 रख के देखते हो 2,3 तो मुझे वो सेम स्टेटमेंट देगा दैट इज h ऑफ 2,3 दैट इज 2 into 3 to the दैट इज 6 की पावर 1/2। तो आप देख पा रहे हो 20
की पावर 1/2 इज स्ट्रिक्टली मोर देन 6 की पावर 1/2। आप समझ सकते हो 20 टू द पावर 1/2 इज मोर देन 6 टू द पावर 1/2, विच इंप्लाई दैट x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन y। है ना? मतलब जो बातें मेरी यहाँ थी वो बात मेरी सी वाले ऑप्शन में भी वैलिड होगी। हाँ बिल्कुल ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। तो अब याद कर लो कि ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई होगी, अदर देन दिस, अदर देन ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी चीजें। समझ में आ गई मेरी बात? डी ऑप्शन को भी आप एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर डी ऑप्शन मेरे पास क्या है, जरा ध्यान से देखना। डी है यूटिलिटी x1 x2 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस xn का स्क्वायर टू द पावर 0.5। मैं ये फर्स्ट वाला रफ कर रहा हूँ और उसमें मैं डी ऑप्शन लिख रहा हूँ, दैट इज दिस। जरा ध्यान से देखिएगा। डी ऑप्शन है यूटिलिटी इज इक्वल्स टू या m ऑफ x1 x2 until xn is equals to u x1 x2 xn। ठीक है, एंड प्लस x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर xn का स्क्वायर टू दी पावर 0.5। देखिए जो बात मेरे ऑप्शन बी में थी कि भैया वहां पे समेशन होके एक अलग प्रेफरेंस आ गया, तब यहाँ पे भी देखो सम होके जो प्रेफरेंस आया वो इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप टेक्निकली देखो तो x1, अगर आप दो गुड्स की टर्म में भी देखो कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर टू दी पावर 0.5, तो ये आपका लियोंटिफ मॉडल बनता है प्रोडक्शन थ्योरी के हिसाब से। यानी आप इसको थोड़ा और फॉर्मेशन बदल सकते हो, तो ये कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला प्रेफरेंस बनता है। माइक ये कंज्यूमर थ्योरी में भी है, बट वो तो नेचर ही बदल गया ना उसका, ये तो नेचर ही बदल गया प्रेफरेंस का। तो ध्यान रखना, जो रीजन से मैंने बी वाले को गलत साबित करा था उसी सेम रीजन से मैं डी वाले को गलत साबित करूंगा। क्या कि मेरी यूटिलिटी ऑफ एक्स अगर ज्यादा होगी यूटिलिटी ऑफ वाई से, तो ये इंप्लाई तो करेगा कि ये एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई, बट दिस नेवर इंप्लाइज दैट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर 0.5 is strictly more than y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इस चीज को इम्प्लाई नहीं करेगा। जो रीजन मैंने यहाँ लिखा था वही सेम रीजन मेरा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया। काफी लेंथी क्वेश्चन था, है ना? देखो ध्यान रखना, मैंने बहुत डिटेल में समझा है इसलिए आपको लेंथी लग रहा है, बट आप जब इसको नोट कर लेंगे, एक दो बार अपनी अंडरस्टैंडिंग बैठाएंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, तो एक बार आप जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 52। मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन नंबर 52 दिखा देता हूँ यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा। जरा ये देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 52, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 52 कहाँ गया, ये रहा। अरे एक बार क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। अ कंज्यूमर हैज यूटिलिटी फंक्शन यूटिलिटी ऑफ x1 x2 इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0.5 x1 0.5 x2 प्लस मिनिमम ऑफ x1 x2। She has positive income y and faces positive prices P1 P2 for good 1 and good 2। Suppose P2 is 1, सपोज P2 is 1, मान लो P2 हमारा 1 है यहाँ पर। ठीक है, एंड फिर वो कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ लोवेस्ट प्राइस P1 बार सच दैट इफ P1 इज मोर देन P2, सॉरी ये इन्होंने थोड़ा सा एरर जनरली दे रखा है। जो P1 है वो हमारे लोवेस्ट से ज्यादा है, तो एक अंडरस्टैंडिंग है। then the unique utility maximizing choice is to buy only good 2, then what is the p bar 1, मतलब जो मेरा प्राइस है वो p बार 1 से ज्यादा होगा। समझना इस बात को, प्राइस जो होगा मेरा p बार 1 से ज्यादा होगा। तो आप p1 तो निकाल लो, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट मुझे वो मिनिमम या लोवेस्ट p1 बार बताओ इंटीजर फॉर्म में। ध्यान रखना ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, एक बार देख लेते हैं इसको हम लोग। मैं एक बार पूरा बोर्ड रफ कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है,
हो गया बस, बोर्ड पूरा का पूरा रफ हो गया। एक बार आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को भी लिख लो, अगर आप चाहते हो तो एक बार अपने पास भी लिख लीजिए, इंटरेस्टिंग है और मतलब न्यूमेरिकल है तो इजी है, कंफर्ट जोन में है, घबराना मत देखकर, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पहले मैं एक बार क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0.5 ऑफ x1 कॉमा 0.5 ऑफ x2 प्लस मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2। ठीक है, अब जो दो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी, इन्होंने बोला कि जो इनकम है दैट इज इनकम इज y, वो पॉजिटिव है। P2 यहाँ पे 1 दे दिया, P1 यहाँ पे कुछ है पॉजिटिव है बट वो इस P बार से ज्यादा, दैट इज द लोवेस्ट प्राइस। एक बार क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझते हैं, वो बात हमें क्लियर है कि एंड ऑफ द डे हमें ये P बार 1 चाहिए, वेयर वी नीड टू सोल्व दिस, वेयर x1 इज इक्वल टू 0। उन्होंने बोला है द कंज्यूमर ओनली बायज गुड x2। ठीक है, कंज्यूमर जो है गुड 2 को ही कंज्यूम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में P बार 1 बताओ, और वो जो P बार 1 है वो लोएस्ट प्राइस है, और वो जो लोएस्ट प्राइस है वो डेफिनेटली इससे तो छोटा ही होगा जो प्राइस हमारा यहाँ पर होगा। अब देखो सिचुएशन समझना, जैसे हमें इन्होंने यहाँ पे कंसेप्ट दे रखा है, मैं एग्जांपल मानू, लेट सपोज मैं अजम्पशन लेता हूँ, लेट सपोज, तो अगर मैं कहता हूँ 0.5x1 जो है वो स्ट्रिक्टली मोर देन है 0.5x2 से, जस्ट सिंपली कंपैरिजन, तो ये एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन इंप्लाई करेगी कि जो x1 है वो भी x2 से ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू इससे ज्यादा, ये वैल्यू इससे ज्यादा। तो अगर मैं यहाँ से यूटिलिटी फंक्शन कंसीडर करूं तो इन दोनों में मुझे मैक्स चूज करना है, और ये वैल्यू इससे ज्यादा है, तो यहाँ से मुझे मिला 0.5x1 और x1 इज मोर देन x2, ये मिनिमम में x1 ज्यादा है x2 से, तो मुझे यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज x2। क्लियर हुई मेरी बात? सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि 0.5x2 जो है वो 0.5x1 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा x2 है वो x1 से ज्यादा होगा। यूटिलिटी मुझे क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये वैल्यू इससे ज्यादा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 0.5 x2 और x1 प्लस x2 x1 x2, x2 x1 से ज्यादा, तो यहाँ से मिला होगा मुझे x1। तो जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास यूटिलिटी किस प्रकार बनी, तो मेरी जो यूटिलिटी होगी वो होगी कुछ इस तरीके से, अगर x1 x2 से ज्यादा है तो मेरी जो यूटिलिटी है वो क्या बनेगी, 0.5 x1 प्लस x2, और अगर x2 x1 से ज्यादा है तो मेरी यहाँ पे यूटिलिटी क्या बनेगी, दैट इज x1 प्लस का 0.5 x2। तो ये दो सिचुएशंस पे मेरी दो अलग अलग प्रकार की यूटिलिटी बन रही है। मैं अगर यहाँ पे आपको ग्राफ समझाऊं, तो ग्राफ में होता है क्या है कि एक ही लाइन होती है एक्सपेंशन पाथ, जहाँ पे हम कहते हैं कि x1 x2 दोनों बराबर होता है, लेकिन जो इसका लोअर एरिया होता है उस एरिया का कंसेप्ट होता है कि x1 जो होगा वो x2 से ज्यादा होगा, उसका जो अपर वाला होता है वो होता है x2 जो होगा x1 से ज्यादा है। मुझे एक बात बताओ, x1 इज मोर देन x2, तो उसके लिए मेरी कौन सी यूटिलिटी वैलिड है यहाँ पर, दैट इज दिस। अगर मैं इसका MRS निकाल लूं, अगर मैं इस वाली का MRS निकालता हूँ, स्लोप, यू नो व्हाट इज द स्लोप, स्लोप आप सबको पता है, दैट इज 0.5, है ना। अगर मैं आपसे इसका स्लोप बोलूं तो ये 0.5 स्लोप होगा, यानी 0.5 स्लोप, लेट सपोज आप ऐसा मान लो, ये मेरी यूटिलिटी थी 0.5 x1 प्लस का x2, और यहाँ पे जो स्लोप ऑफ यूटिलिटी या एमआर ऑफ यूटिलिटी आया वह आया 0.5, सही में आई। सिमिलरली अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ, एमआर निकालता हूँ, तो ये आएगा दैट इज 1/0.5 जनरली फॉर्म में, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2, है ना। तो कंपेयर करोगे, इसका स्लोप 0.5 है, इसका स्लोप 0.2 है, जनरली 2 है, तो इसका जो लाइन होगी थोड़ी सी स्टीपर होगी, और ये यूटिलिटी हमारी x1 प्लस का 0.5 x2, इसका जो स्लोप है दैट इज 2। तो ये तो बात आपको पहले से जानते हो कि
जो लाइन जिसका स्लोप कम होता है वो लाइन फ्लैटर होती है। इवन आप इसको थोड़ा सा और फ्लैटर बना सकते हो इफ यू वांट। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा या इसको ऐसा और ऐसा आप इसको इस प्रकार बना सकते हो। ठीक है, जिस लाइन का स्लोप कम होता है वो लाइन थोड़ी सी और फ्लैटर होती है, जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होता है वो थोड़ी सी स्टीपर होती है। ये बातें मैंने आपको करवा चुका हूँ अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज अभी क्लासेस को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट कि उन्होंने ये बोला है, अब आप ऐसे समझिएगा, वी हैव सम केसेस जहाँ पे हमारी बात यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। अब जनरलाइज ऐसे फॉर्मेशन में समझिएगा, मेरे पास यहाँ पे बजट कंस्ट्रेंट है, जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है इन लोगों ने, दैट इज P1 x1 P2 x2 is less than or equals to y। इट मीन्स व्हाट, P1 इज नो डाउट P1 रहेगा x1, P2 यहाँ पे मुझे 1 दिया तो x2 दैट इज y। अगर मैं आपसे स्लोप ऑफ बजट इक्वेशन बोलूंगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलूंगा, दैट इज P1/1 दैट इज P1। एंड उनका एक मानना ये है कि जो कंज्यूमर है वो क्या कंज्यूम कर रहा है, ओनली गुड टू। अगर वो गुड टू कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो ओनली गुड टू है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट पर है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, एक ही ऑप्शन हो सकता है, एक ही ऑप्शन हो सकता है, एक ही ऑप्शन हो सकता है, एक इसके बीच में हो सकता है, एक इसके बीच में हो सकता है। तो उन्होंने बोला ओनली गुड टू। मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था एलन सब्स्टिट्यूट, अगर आपको वो याद हो, अगर आपने वो यही नहीं याद तो प्लीज वीडियोस को खंगालो, अपने नोट्स चेक करो, एलन सब्स्टिट्यूट। उसमें भी कुछ इसी प्रकार का इंडिफरेंस कर बनता था। तो जब हमारा आंसर ओनली वाई आता था तो हमारी बजट लाइन जो होती थी, तो को ध्यान रखना वो कुछ इस प्रकार आती थी। यानी ओनली गुड टू कब होगा, जब हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन इज स्ट्रिक्टली मोर देन स्लोप ऑफ आईसी। आईसी का स्लोप यहाँ पे 2 है और बजट लाइन का जो स्लोप है यहाँ पे P1 है। तो मैंने क्या बोला कि P1 इज मोर देन 2। क्या बोला मैंने यहाँ पे, P1 इज मोर देन 2। अगर मेरा प्राइस रेशियो या फिर P1 2 से ज्यादा होगा तभी कंज्यूमर ओनली गुड टू कंज्यूम करेगा। क्या कंज्यूम करेगा, ओनली गुड टू। नाउ मुझे इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी थी कि जो P1 होगा वो जिससे ज्यादा होगा तो मैं P/1 बोलूंगा। तो यहाँ पे P/1 क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 2। तो द आंसर इज 2। समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं आई? जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए, सॉल्यूशन को अच्छे से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट से भी और नॉलेज पॉइंट से भी। मैं सामने से हट जाता हूँ, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं करा हो तो वीडियो पॉज करके आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हमारा 52 क्वेश्चन हो चुका है। अब जो मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। वो मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ जल्दी से, फटाफट से रफ कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखना है मुझे, 56 देखना भी मुझे। 52 हमने अभी कर लिया है। 50, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। एक बार मैं आपको पढ़वा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 56, जरा ध्यान से देखिएगा। दैट इज ये रहा, ओके। क्वेश्चन नंबर 56 कहाँ गया, ये प्लीज रीड वेरी केयरफुली। ये इंटरटेम्पोरल चॉइसेस का टॉपिक है और ये भी मैंने टॉपिक आपके लिए कवर किया है। तो आप एक बार प्लीज सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा अगर आप अपना अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कहते हैं इन 2 पीरियड मॉडल कंज्यूमर इज maximizing the present discounted utility, that is utility W में डिनोट करा इन्होंने एल एन सी प्लस का 1/थीटा एल एन सी टी प्लस 1 with respect to C1 with respect to CT and CT plus 1 and subject to the following budget constraint। ये हमारा बजट कंस्टेंट है। सी आई और वाई आई उन्होंने कंजम्पशन इनकम बोली है टी और टी प्लस 1 पीरियड की। थीटा यहाँ पे जो है इन्होंने दिया है 0 to इन्फिनिटी, जो कि आपका डिस्काउंट रेट है, इफ द टाइम डिस्काउंट रेट, ठीक है।
एंड आर यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी दे रखा है जो कि आपका इंटरेस्ट रेट है। थीटा इन्होंने 0.05 दे रखा है, आर यहाँ पे 0.08 दे रखा है। कहते हैं इन इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ सी टी प्लस वन अपॉन सी टी इज इक्वल्स टू व्हाट। राउंड ऑफ फिगर में 2 डेसिमल तक लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए पहले, और एक बार इसको भी हटा देता हूँ मैं, और इन्फॉर्मेशन भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए भी, ठीक है जी। जरा ध्यान से देखिएगा। तो इंटरटेम्पोरल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, इंटरटेम्पोरल चॉइसेस। ठीक है जी। यूटिलिटी फंक्शन मुझे दे रखा है, यूटिलिटी ऑफ सी टी और सी टी प्लस वन डब्ल्यू टी की फॉर्म में दे रखा है, दैट इज एल एन सी टी प्लस वन अपॉन में 1 प्लस थीटा इंटू एल एन सी टी प्लस वन। ठीक है, ये मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। सिमिलरली एक मुझे उन्होंने बजट कंस्ट्रेंट दे रखा है, और वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज सी टी प्लस सी टी प्लस वन अपॉन में 1 प्लस आर इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई टी प्लस वन अपॉन में 1 प्लस आर। ठीक है, तो जनरलाइज फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। अच्छा, एक चीज और है, जो थीटा है वो 0.05 है, और जो आर है वो 0.08 है, वो ये 0.08 है क्वेश्चन में। ठीक है, 0.08 है मुझे ये क्वेश्चन में। देखो ये तो आपको पता है कि ये जो प्रेफरेंस है ये बजट कंस्टेंट, अगर आप देखोगे तो आपको ये पता लग रहा है कि हाँ ये सी टी है और ये सी टी प्लस वन है, ये हमारी बजट लाइन है, ये बड़ा यहाँ पे इंडिफरेंस करवा जाएगा, यानी स्लोप दोनों के बराबर होना चाहिए। स्लोप ऑफ दी आईसी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दी बजट लाइन। अगर मैं आपसे बोलता हूँ स्लोप ऑफ दी आईसी, तो वो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी टी अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी टी प्लस वन। ठीक है, वो देखो वो क्या वैल्यू आई है, एल एन 1 अपॉन में सी टी अपॉन में ये क्या वैल्यू आई है, 1 प्लस थीटा इंटू सी टी प्लस वन। तो ये हो गया सॉल्व थोड़ा बहुत कर कर आके। ठीक है, ओके, हाँ। तो जनरलाइज फॉर्म में ये आया 1 अपॉन में 1 प्लस थीटा इंटू सी टी प्लस वन। ध्यान रखना ये 1 अपॉन में आएगा, क्योंकि मैं इसके अपॉन के भी अपॉन में जाएगा, राइट। तो सॉल्व किया मैंने, ये आया 1 प्लस थीटा इंटू सी टी प्लस वन अपॉन में सी टी। तो ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो। समझ में आ गई मेरी बात आपको। और मैं यहाँ पे एक चीज और करता हूँ, मुझे थीटा दे रखा है तो मैं रख देता हूँ, ये हो गया 1 प्लस थीटा, तो इट इज 1.05 इंटू सी टी प्लस वन अपॉन में सी टी। क्लियर हुई है मेरी बात। अच्छा, मुझे निकालना है स्लोप ऑफ बजट लाइन। वो क्या होता है, ये बात मैंने आपको पहले से भी समझा रखी है कि अगर आपको स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल। क्योंकि इंटरटेम्पोरल चॉइसेस है, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसे खुद को नहीं मानना है कि आपको कुछ भी नहीं पता, आप शुरू से शुरू कर रहे हो, नहीं। ये बजट इक्वेशन है, ये जनरलाइज बजट इक्वेशन है, तो आपने अगर पढ़ाई करी हुई है तो आपको देख के समझ में आ जाएगा, तो जनरलाइज फॉर्म है। तो यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो 1 प्लस आर होगा। तो इसका जो स्लोप होगा दैट इज स्लोप जो होगा 1 प्लस आर होगा। 1 प्लस आर की वैल्यू पे अगर आप रख दोगे आर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 0.08, दैट इज 1.08। अब हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम, हमें मालूम है एक इक्विलिब्रियम पे स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, दोनों मतलब बराबर होते हैं। स्लोप ऑफ आईसी एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन मस्ट बी इक्वल। तो स्लोप ऑफ आईसी की अगर मैं बात करूंगा तो होगा 1.05 इंटू सी टी प्लस वन अपॉन में सी टी, और स्लोप ऑफ बजट लाइन होगा यहाँ पे 1.08। ठीक है, थोड़ा बहुत और इंप्लाई करा मैंने इसको,
तो देखो मुझे चाहिए क्या था, मेरे को जनरली अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो मुझे चाहिए था दैट इज दिस सी टी प्लस वन अपॉन में सी टी, मुझे ये रेशियो चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो तो मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो देखो आसान से दिख रही है मुझे, सी टी प्लस वन अपॉन में सी टी इज इक्वल टू 1.08 अपॉन में 1.05। डेसिमल से इससे ये गया तो 1.108 अपॉन में 105। एक बार आप इसको कैलकुलेट कर भी सकते हो, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी 1.027 समथिंग करके। तो आप इसको सॉल्व करने में 1.02 कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 1.02। तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया मेरी बात आपको? 1.02 इज द राइट आंसर। वैसे ही डेसिमल अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 1.02 करके 74 आगे करके और भी वैल्यू जाएगी, बट उन्होंने बोला है यूज दी ओनली टू डेसिमल टिल 2 डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपसे आईआईटी जैम का क्वेश्चन नंबर 31, 52 एंड 56 यानी 3 मैंने कंज्यूमर थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ऐसे ही मैं 2022 के 2021 के मतलब कंज्यूमर थ्योरी पहले कवर कर रहा हूँ, वो मेरा पर्पस यही है कि आप भी साथ साथ मेरे कंज्यूमर थ्योरी को कवर कर रहे हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।